या मिथ्या अनुमान मानव जाति के विनाश के आवश्यकता वाला हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के उदय के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से शीत युद्ध के और विस्तार के जो चरण हैं उनको आगामी युग में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 1917 से लेकर के 1945 तक का काल। इस काल में ऐसी कौन सी घटनाएं गई हैं जिनको लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के मध्य सैद्धांतिक मतभेद का दौर बहुत अधिक दूर हो जाता है और विश्व समुदाय की तरह तीसरे महायुद्ध होने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो दूसरा जो काल की बात की जाती है 1946 से लेकर के 1953 तक। तीसरे काल की बात की जाती है 1954 से लेकर के 1963 तक। चौथे काल की बात की जाती है 1964 से लेकर के 1975 तक 74 तक की बात करते हैं। पांचवें काल की बात की जाती है 1975 से लेकर के 1981 तक। छठे काल की बात की जाती है 1981 से लेकर के 1991 तक के काल की जो घटनाएं होती हैं इन घटनाओं को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के बीच काफी सिद्धांत मतभेद हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना केवल कि हम जिस घटना का इस काल में उल्लेख कर रहे हैं वह घटना उस काल के अंतर्गत होनी चाहिए, उस काल से बाहर की घटना नहीं होनी चाहिए। वैसे तो डायरेक्टली 1917 से 1954 तक 63 तक भी आप काल का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन की सिद्धांत के दृष्टि से इसे आक्रामक युगों में विभाजित करना उचित प्रतीत होता है। आइए बात करते हैं 1917 से लेकर के 1945 तक ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य सैद्धांतिक मतभेद हो जाते हैं। पहली घटना यह है कि जब 1917 में उसमें बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो रही तो सारे जो पश्चिमी विचारधारा वाले जो राष्ट्र थे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन सभी ने इस क्रांति को दबाने का प्रयास किया। अर्थात इस क्रांति को तरफ भारी भरकम विरोध किया जाता है, लेकिन उनके विरोध के बावजूद क्रांति हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और पहली बार एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस का उद्भव हो जाता है। सोवियत रूस अस्तित्व में आ जाता है, लेकिन जब एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस के द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका से मान्यता देने के लिए आग्रह किया जाता है, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक ब्रिटेन के द्वारा लगभग 1923 तक एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस को मान्यता प्रदान नहीं की जाती। जब कोई मान्यता लेना चाहता था वो मान्यता देना नहीं चाहता। इसी प्रकार से जब ब्रिटेन से मान्यता प्रदान नहीं की तो अमेरिका ने भी 1933 तक एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सोवियत रूस की मान्यता प्रदान नहीं की जाती। इसलिए मान्यता नहीं देने के कारण अमेरिका और ब्रिटेन की मान्यता नहीं देने के कारण सोवियत रूस इन दोनों ही महाशक्तियों से दोनों शक्ति से नाराज रहता था। और यही कारण होता है कि इस मान्यता को लेकर के दोनों ही महाशक्तियों के मध्य सैद्धांतिक मतभेद का दौर स्टार्ट हो जाता है, आरंभ हो जाता है और एक तनाव परिस्थिति हो जाती है जिसे कौन से के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो पहली घटना जो है रूस में बोल्शेविक क्रांति का होना और एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन और अमेरिका को मान्यता नहीं देना। इस प्रकार की बात को लेकर के पूर्ववर्ती सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरी घटना यह थी कि जब 1941 में हिटलर ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसंग को लेकर के दोनों राष्ट्रों में सैद्धांतिक मतभेद का दौर उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि सैद्धांतिक मतभेद का दौर 1917 में ही आरंभ हो चुका था, लेकिन इस बात को पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानती है कि जब 1947 में हिटलर ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया था, उस आक्रमण के समय स्टालिन ने पश्चिमी यूरोप की सीमा पर जर्मनी के द्वितीय मोर्चा खोलने का विरोध किया, लेकिन समय रहते हुए ब्रिटेन और अमेरिका के को पहले नहीं की जाती। वास्तव में ये थी कि ब्रिटेन और अमेरिका शत्रु को शत्रु से बना करके युद्ध का दृश्य देखना चाहते, अर्थात जर्मनी और सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति को वो समाप्त करना चाहते थे, उसे डिवेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वे आपस में दोनों को लड़ाना चाहते थे। लेकिन स्टालिन एक बहुत बड़े बुजुर्ग नेता के रूप में, एक महान नेता के रूप में, एक महान प्रशासक के रूप में उन्होंने इस प्रकार की ब्रिटेन और अमेरिका के साथ सहयोग नहीं देता है, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात मान लेते हैं। इस प्रकार की बात को लेकर के दोनों महाशक्तियों के मध्य सैद्धांतिक
दिन और बचे दिन का दौर स्टार्ट हो जाता है और कौन से समाप्त नहीं होता है, युद्ध समाप्त नहीं होता है। तो दूसरी घटना थी द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर के भी दोनों राष्ट्र में इसका के सिद्धांत में से हो जाते हैं। और तीसरी घटना की बात की जाती है। तीसरी घटना जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान को पराजित करना कोई इतना आसान कार्य नहीं था। उस समय ध्रुवीय राष्ट्र की बढ़ती हुई ताकत शक्ति मानवीय जाति के मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने का खतरा की संकेत कर रहा था। लेकिन उस समय इस ध्रुवीय राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति को डिफेंस करने के लिए सभी राष्ट्रों ने बहुत अधिक मात्रा में प्रयास किया। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान को पराजित करने के लिए सभी राष्ट्रों ने, सभी महाशक्तियों ने, सभी शक्तियों ने, सभी पावरफुल नेशंस के द्वारा इस कार्य का प्रयास किया जाता है, लेकिन किसी को किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से 6 अगस्त और 8 अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी से बम गिराई जाती है और जिस प्रकार से जापान को पराजित किया जाता है और अपने आप को विश्व विजेता कहलाने से सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस अणुबम की जो संस्थान की जो गतिविधि थी, अणुबम की संस्थान की जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी और उसके इस काफी अणुबम की बारे में संपूर्ण से जानकारी होती है केवल ब्रिटेन और कनाडा के पास होती है और सोवियत संघ की किसी की जानकारी नहीं होती। तो स्टालिन ने ये अपने साथ बहुत बड़ा विश्वासघात मान लिया, एक बहुत बड़ा धोखा मान लिया कि जब ब्रिटेन के पास संपूर्ण से जानकारी होती है, इस अणुबम की प्रणाली के बारे में जानकारी होती है, इस अणुबम की निर्माण के बारे में पूरी जानकारी उनके पास होती है, कनाडा के पास होती है, लेकिन किसी प्रकार की इस बात को भारत तक नहीं दी जाती। अब स्टालिन को आशंका हो गई है, डाउट हो गया है, संदेह हो गया, उन्हें भय हो गया कि कहीं न कहीं सोवियत रूस पर भी अमेरिका का अटैक किया जा सकता है। तो उन्होंने अणुबम के स्थान पर परमाणु बम बनाने का निश्चय किया। तो दोनों महाशक्तियों के मध्य इस प्रकार से अणुबम को लेकर के उनके बीच बहुत प्रकार से सिद्धांत में का दौर शुरू हो जाता है और प्रोसेस समाप्त नहीं होता है, शीघ्र समाप्त नहीं होता है। तो ये तीसरी जो इंपॉर्टेंट घटना ये थी, पहली घटना थी जिनके कारण सिद्धांत में का दौर शुरू हो जाता है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का संपन्न होना और एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में, एक कम्युनिस्ट नेशन के रूप में अमेरिका और ब्रिटेन के तरफ से मान्यता नहीं देना, जबकि सोवियत रूस एक साम्यवादी राष्ट्र में मान्यता लेना चाहता था, जबकि अमेरिका ब्रिटेन से मान्यता देना नहीं चाहता। दूसरी जो घटना थी युद्ध के द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर के जब हिटलर ने सोवियत रूस पर आक्रमण किया तो पश्चिमी यूरोप की सीमा पर उसे अमेरिका और ब्रिटेन से स्टालिन ने सोवियत रूस के शासनाध्यक्ष ने पश्चिमी यूरोप की सीमा पर द्वितीय मोर्चे खोलने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई अनुरोध में कोई पहल नहीं की। अर्थात इस प्रकार का पश्चिमी यूरोप की सीमा पर उसे मोर्चा तैनात नहीं किया, इसलिए दोनों सीमा पर सोवियत सेनाओं को भारी भरकम उसे नुकसान होता है, उसे आक्रमण का मुकाबला करना पड़ा। इस तरह अपने साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात मानते हैं। अगली जो चौथी जो इंपॉर्टेंट घटना की बात की जाती है 5 मार्च 1946 की बात आएगी। तो ये पहले वीडियो में बात करते हैं तो ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको लेकर के दोनों महाशक्ति के मध्य सैद्धांतिक बचाई पद्धति हो जाते हैं और कौन से स्टार्ट हो जाता है, सीधी स्टार्ट हो जाता है। पहली घटना कौन सी थी, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का संपन्न होना। दूसरी घटना थी एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा एक बड़े समय तक उसे मान्यता नहीं देना। अगली जो घटना थी कि युद्ध के द्वितीय मोर्चे के प्रश्न को लेकर के दोनों राष्ट्रों के बीच सैद्धांतिक बचाई का दौर स्टार्ट हो जाता है। तो इस काल की जो प्रमुख घटना ये रही है जिनके कारण दोनों राष्ट्रों में पारस्परिक जो विश्वास की भावना बन जाती है, मित्रता सूत्र बन जाती है, सहयोग प्रभाव बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संसार के देशों के लिए तनाव से उत्पन्न हो जाती है। दूसरे की बात करते हैं 1946 से लेकर के 1973 तक के काल की घटना बात करते हैं। अब देखिए इस काल में कौन सी घटनाएं होती हैं। इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्ववर्ती सोवियत रूस के मध्य सैद्धांतिक वचन मतभेद के उत्पन्न होने के लिए इन घटना को दायी माना जा सकता है। पहली घटना है 5 मार्च 1946 में चर्चिल के द्वारा फुलटन नामक स्थान पर जो भाषण दिया, इस भाषण के द्वारा चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए उसे उकसाने का काम किया। अर्थात चर्चिल ने वही काम किया जो कार्य किसी जलती हुई अग्नि में घी की आहुति देने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो कहने में था कि यदि दोनों राष्ट्रों के मध्य पूर्ववर्ती सोवियत रूस और संयुक्त
सोवियत संघ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन प्रशासन को, अमेरिकी राष्ट्रपति को कठोर कार्रवाई करने के लिए उसे प्रेरित करने का काम किया, उसे भड़काने का काम किया जाता है। इसलिए सैद्धांतिक जो विचार मतभेद होते हैं वे समाप्त नहीं हो पाते हैं, बल्कि वे और अधिक उग्र हो जाते हैं। दूसरी घटना की बात की जाती है कि उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं की वापसी के मामले को लेकर के भी दोनों ही महासत्ताओं के मध्य सैद्धांतिक विचार मतभेद बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो शांति समझौते हुए, उन समझौतों के अनुसार महाशक्तियों को, प्रभावित पक्षों को, राष्ट्रों को अपने अपने सेना को वापस हटाना था, उसे बुलाना था, लेकिन स्टालिन एक महान लड़केबाज प्रशासक थे, उन्होंने उत्तरी ईरान से सोवियत सेना को वापस लाना उचित नहीं माना, जबकि दक्षिणी ईरान से अमेरिकी फौजों को वापस ला दिया जाता है। अंत में अमेरिकी दबाव के कारण या विश्व जगत के दबाव के कारण, संसार के राष्ट्रों के दबाव के कारण अमेरिका निरंतर मांग कर रहा था कि उत्तरी ईरान से सोवियत सेना को वापस लाया जाए, क्योंकि जब दक्षिणी ईरान से अमेरिकी फौजों को वापस ला लिया गया है तो इसलिए सोवियत को अपनी सेना को वापस हटाना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद, एक दबाव के कारण, संसार के राष्ट्रों पर प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, तो उस दबाव के कारण उत्तरी ईरान से सोवियत सेना को जब तक नहीं हटाया जाता है, जब तक 51% लाभांश वाली एक सोवियत ईरानी तेल कंपनी की स्थापना समझौता नहीं कर लिया जाता है। तो उत्तरी ईरान से सोवियत सेनाओं की वापसी के मामले को लेकर भी दोनों राष्ट्रों के सैद्धांतिक विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इधर नहीं कि जब इस प्रकार की घटना हो जाती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा कैंटोनमेंट कम्युनिस्ट साम्यवाद विरोधन की नीति को अमेरिकी विदेश नीति का आधार बनाया जाता है। अन्य द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जो सुरक्षा संधि होती है, जो समझौते होते हैं, उसी के विरुद्ध करने की कार्रवाई की जाती है। अब अमेरिका ने जब 12 मार्च 1947 में एक ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा की और इस घोषणा के माध्यम से, इस सिद्धांत के माध्यम से खुले रूप से सोवियत को धमकी देते हुए, चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए कहा कि यदि पश्चिमी गोलार्ध के किसी भी भूभाग में कोई साम्यवादी आक्रमण कार्रवाई होती है तो इस प्रकार की कार्रवाई को संयुक्त राज्य संघ के सबसे बड़ा क्या बना जाएगा, संकट बना जाएगा और जो इस प्रकार की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम तय किया। मार्च 2000 में लागू की गई 4 सूत्री कार्यक्रम इस को लागू किया गया। यूनान और टर्की को लगभग 40 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्य किया जाता है। तो इतना नहीं, उन्होंने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों से रियो संधि की, कौन सी संधि की, रियो संधि की, और इस संधि के पर हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्रों ने यह संधि व्यक्त की कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी राष्ट्र को कोई साम्यवादी आक्रमण कार्रवाई होती है तो सभी राष्ट्र मिलकर अपने राष्ट्र में करेंगे, मुकाबला करेंगे। इसी प्रकार से 4 अप्रैल 1949 में जिस नाटो संधि का गठन किया गया, नॉर्थ अटलांटिक की जो संधि की जाती है, इस संधि को लेकर के दोनों महासत्ताओं के सैद्धांतिक विचार मतभेद समाप्त हो जाए, और अधिक हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। और इसके बाद जो बड़े घटना की बात जाती है, कोरिया संकट। कोरिया संकट में ये था कि जब 1950 में, कौन सी ईयर में, 1950 में जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, इस प्रकार का इनके मध्य संघर्ष लगभग 3 वर्षों तक चला, अर्थात 1950 से 1953 तक। इस काल में जैसे ही उत्तरी कोरिया ने इस पर दक्षिण कोरिया पर